अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एचटीज नोट्स। और ये आज हम लोग अपना नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करेंगे, एलएलबी पार्ट 4। इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट है स्पेशल एंड लोकल लॉज। इसके अंदर तकरीबन हमारे पास 3 एक्ट हैं जो हमने पढ़ने हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट होगा, एक प्रीएम्पशन एक्ट आता है एक, और एक ये पंजाब टेनेंसी एक्ट आता है इसमें। तो वो हम लोग उनको देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट से, ठीक है। जिस तरह पे हम एज अ क्वेश्चन वाइज इसको देखेंगे पेपर में किस तरह इसमें क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें और आपका फ़ायदा हो सके उसमें। आज जो हम सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना, लैंड रेवेन्यू एक्ट का, ठीक है। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट बेसिकली ना मामलात होंगे सारे आपके एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड आपके मामलात होते हैं। जैसे कि आपके रेवेन्यू ऑफिसर, सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू ऑफिसर्स के बारे में देखेंगे, फिर क्या मतलब को लंबरदार कौन होता है, पटवारी कौन होता है, ये जो लोग हैं ना इनके बारे में। जो लैंड आपकी, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, जो आपके गाँव की लैंड होती है, ठीक है, जो आपको इनहेरिटेंस में भी आती है, जो वो वाली आपकी जो लैंड होती है ना, जो एग्रीकल्चर है आपकी, बेसिकली हम इसमें एग्रीकल्चर में रहेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो क्या होती है, कैसे उसमें होता है, वो सारा कुछ वो इसका इंट्रोडक्शन होगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट की जहाँ तक हम लोग बात करें तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक इसका होगा क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स और इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। रेवेन्यू ऑफिसर्स बेसिकली लैंड रेवेन्यू एक्ट से आपको रेवेन्यू से पता चल रहा होगा। देखें, जो हम लोग रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं एग्रीकल्चर लैंड से, जैसे हमारी क्रॉप्स वगैरह होती हैं, वहाँ से हम लोग जो चीज़ें रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, बेसिकली वो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। वो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं और वो इकट्ठा करते हैं, ठीक है। वो उसका जो सिस्टम होता है ना, उस सारे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के थ्रू सारे जो होंगे लोग, कलेक्टर होता है इसमें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आ जाता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। लैंड रेवेन्यू एक्ट इज़ रिलेटेड टू द लैंड एंड इट्स रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू एक्ट हम सबसे पहले देखें तो लैंड से रिलेटेड होता है, और उसके बाद उसके जो रेवेन्यू है ना वो होता है। गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, और गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो लैंड से ना रेवेन्यू इकट्ठा कर सके, ठीक है, जो पैसे हैं, जो पेमेंट हैं, वो ले सके, ठीक है। गवर्नमेंट डज नॉट इट सेल्फ कलेक्ट दिस रेवेन्यू, ठीक है। वो गवर्नमेंट अब ये नहीं होगा कि अपने खुद नहीं ये करती, ठीक है, बट इट हैज़ अपॉइंटेड रेवेन्यू ऑफिसर फॉर द पर्पज़। और इन्होंने हर मतलब ना सिस्टम के हिसाब से देखे, जैसे कि तहसील में तहसीलदार होता है, उसके बाद ऊपर जो डिवीज़न है उसमें आपका असिस्टेंट कलेक्टर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो आगे डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिप्टी कमिश्नर आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके डिवीज़न में कमिश्नर आ जाएगा, और फिर आपका पूरे प्रोविंस में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, ठीक है। वो हम अब उसकी डिवीज़न है उसका देखेंगे आगे, ठीक है। अब उसके लिए कुछ ना उन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है। जिस मतलब डिवीज़न में कमिश्नर काम करेगा, ठीक है। और प्रोविंस के अंदर पूरा जो रेवेन्यू का सिस्टम होगा ना, वो जैसे जाते जाएंगे ग्रेड बाय ग्रेड, और उनकी ना ड्यूटीज़ ही बढ़ती जाएंगी। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की प्रोविंस के अंदर होती हैं, इसी तरह नीचे जिस तरह भी उनके होंगे वो देखते हैं अभी हम लोग। दिस रेवेन्यू ऑफिसर इज़ आल्सो क्लासिफाइड प्रॉपरली, ठीक है। इनको क्लासीफाई किया गया सो दैट नो एम्बिग्यूटी रिमेन्स, ताकि कोई एम्बिग्यूटी वगैरह, कोई डाउट वगैरह इसमें ना रहे। एंड दिस ऑफिसर्स परफॉर्म देयर फंक्शंस विद देयर जुरिस्डिक्शन, और जो उनकी जुरिस्डिक्शन होती है ना उसी के अंदर वो लोग काम करते हैं। डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, अब अकॉर्डिंग टू इसका जो सेक्शन 4 है ना, वो कहता है रेवेन्यू ऑफिसर्स मीन्स ऑफिसर्स हैविंग अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट टू डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन होते हैं? वो ऑफिसर जिनके पास ये अथॉरिटी होती है इस एक्ट के थ्रू कि वो कोई रेवेन्यू इकट्ठा कर सकें, वो रेवेन्यू के फंक्शंस, रेवेन्यू ऑफिसर्स फंक्शन अदा कर सकें, तो वो हमारे पास रेवेन्यू ऑफिसर। क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर अब सेक्शन 7 में हमें मिलता है ये, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास होता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारे पास होता है। उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ठीक है, एडीओ जिसको हम कहते हैं। ये बेसिकली आपका कमिश्नर होता है, ठीक है। ये ऐसे ही कमिश्नर होता है जैसे कि आपका डिवीजन में कमिश्नर होता है, ये वही वाला कमिश्नर होता है, ठीक है। जैसे कि वो जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के लिए कमिश्नर होता है, तो ये रेवेन्यू वाला भी वही कमिश्नर होता है, ठीक है। फिर आपके पास आता है आगे एक जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आता है, ठीक है। कलेक्टर बेसिकली ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है ना, उसको ये कलेक्टर की पावर्स दी जाती हैं, जो डीसी होता है आपका, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर मामला देखता है, ठीक है। असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, ठीक है। ग्रेड 1 आपका असिस्टेंट एसी होता है, ठीक है। जो असिस्टेंट कमिश्नर आपका होता है ना, इसको असिस्टेंट कलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 जो होगा ना, ये आपका तहसीलदार होता है, और नायब तहसीलदार इसमें आते हैं, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरे प्रोविंस के अंदर होगा। ये कमिश्नर जो है ना, ये आपका डिवीजन के अंदर होगा, ठीक है। जैसे कि अब रावलपिंडी डिवीजन है, ठीक है, ये पूरी एक डिवीजन है, ठीक है। जो पंजाब की 8 से 9 डिवीजन हैं टोटल, ठीक है। कलेक्टर आपका जो होता है ये आपका डीसी होता है, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है और ये डिस्ट्रिक्ट के मामला आपका देखता है, इसको हम कलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। असिस्टेंट कलेक्टर आपका असिस्टेंट कमिश्नर होता है, ठीक है। जो आपका जो डिवीजन होती हैं, देखिए 2 तहसील्स मिलकर एक डिवीजन बनती हैं, ठीक है। उसके अंदर दो तहसील लेके 2 सब डिवीजन बनती हैं, सॉरी सब डिवीजन बनती हैं। सब डिवीजन के अंदर आपका असिस्टेंट कलेक्टर होगा, ठीक है, जो ग्रेड 1 का होगा। और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 का जो होता है वो बेसिकली एक तहसील के अंदर होता है, वो तहसीलदार हो सकता है और नायब तहसीलदार भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी
अथॉरिटी इन द प्रोविंस ऑफ फॉर रेवेन्यू मैटर्स। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है एक चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है प्रोविंस के अंदर, ठीक है, जो रेवेन्यू इकट्ठा करती है रेवेन्यू के मैटर को। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मीन्स द बोर्ड इस्टेब्लिश अंडर द वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू जो भी बोर्ड बनेंगे प्रोविंस के अंदर उसको हम लोग रेवेन्यू मैटर्स का देखने के लिए इसको हम लोग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अपॉइंटमेंट किस तरह होगी, ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अमाउंट्स द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब जो प्रोविंशियल आपकी गवर्नमेंट होती है, जो आपकी प्रोविंस की गवर्नमेंट होती है, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मेंबर्स होते हैं इनको अपॉइंट करते हैं। मेंबर्स आर द हाईएस्ट रेवेन्यू अफेयर्स, और जो इसके मेंबर्स होते हैं ना वो इसके हाईएस्ट इनके होते हैं। द मेंबर्स आर हेड बाय द सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। एक इनका सीनियर मेंबर होता है, ठीक है, वो इनको हेड करता है सारा कुछ, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बेसिकली वो हेड करता है। इसकी जुरिस्डिक्शन अगर हम देखें तो इसकी जुरिस्डिक्शन पूरे प्रोविंस के अंदर होती है, जैसे हम ऊपर एक बार इस चीज़ को मैं थोड़ा आपको आइडिया दिया, ठीक है। एंड आल्सो हेयर्स द रेवेन्यू मैटर्स ऑफ द होल ऑफ द प्रोविंस, और जो भी आपके प्रोविंस के सारे रेवेन्यू के मैटर्स होते हैं ना वो सारे ये देखते हैं, ठीक है, जो थ्रू आउट प्रोविंस के अंदर आपका ये इनके पास प्रोविंस की रिपोर्ट जाती है पूरी, ठीक है। इनकी पावर्स और क्या होती हैं, ड्यूटीज़ इनकी क्या होती हैं। सबसे पहले होता है पावर टू हियर अपील। इनके पास क्या पावर होती है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज़ अ पावर टू हियर अपील, ठीक है। अगर कोई अपील वगैरह है, देखे जैसे कोई कलेक्टर से, कोई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, कोई इससे इनसे अगर कोई आई है, ठीक है, या फिर एडीओ से आई है, या कोई कमिश्नर लेवल से आई है, कोई उनसे मामला नहीं हल, उनके लिए अगर आपने अपील करनी है, उससे आप लोग खुश नहीं हैं, तो फिर आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाना है, ठीक है। इट इज़ अ ड्यूटी टू हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ईडीओ, ठीक है, जो ईडीओ होता है उसके लिए आपने करना। एंड अदर रेवेन्यू ऑफिसर, और जो भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है बेसिकली इन द प्रोविंस रिगार्डिंग द रेवेन्यू मैटर्स, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज अ चीफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड, ठीक है। जितने भी मैटर्स होते हैं आपके लैंड के, ठीक है, उनसे ये एग्रीकल्चर लैंड के, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू को आपने कलेक्ट करना है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, आपके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका खसरा नंबर हो गया, ये चीज़ें होगी, ये सारा जो रिकॉर्ड रखा जाता है ना बेसिकली ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आपके पास होता है, ठीक है। एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू देयर टू, ठीक है, और अदर जो भी रेवेन्यू के मैटर्स होंगे या जो भी आपके लैंड के मैटर्स होंगे एग्रीकल्चर लैंड के, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ऑल द एडीओज कलेक्टर्स एंड अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड कोर्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कोर्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब जो आपके रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं ईडीओ होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स आपके होते हैं ये सारे बेसिकली जो है ना जो मामला देखे जाते हैं या किसके अंडर आते हैं, ये बेसिकली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर आते हैं, ठीक है। इट बाय इट सेल्फ इशूज़ द ऑर्डर सुपरवाइजिंग रेवेन्यू मैटर्स, अब ये एक इशू ऑर्डर्स वगैरह इशू करते हैं ताकि रेवेन्यू मैटर्स को देखा जा सके। पावर टू मेक रूल्स एंड प्रोसीजर, ठीक है। अब ये कोई रूल्स वगैरह अगर आपने कोई बनाने हैं, ठीक है, कुछ बनाना है, तो अभी पावर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपके काम आएगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब किस एरिया में कितना टैक्स लगना है, किस एरिया में कितनी असेसमेंट ऑफ सर्कल होनी है, ठीक है, असेसमेंट होती है, उसके बाद देखा जाता है कि इसमें क्या ज़मीन का रेट होगा, इसके बाद क्या चीज़ें होंगी, वो सारा कुछ रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पूरे प्रोविंस के लिए एक अशाइया जारी कर देता है कि यार ये इस डिस्ट्रिक्ट में, इस पूरे प्रोविंस में अब से ये रूल्स होंगे, ठीक है। इन केस ऑफ विच इस प्रोसीजर हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड इन एक्ट, अगर कोई इस एक्ट के अंदर कोई प्रोसीजर दिया गया ना तो वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करना है काम, ठीक है। पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस, अब जो अपने इसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, उनको इन्होंने बिजनेस एम्पावर्ड करना है, एम्पावर्ड होती है कि उनको बिजनेस दे सके कि अच्छा यार तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तो ये भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करना होता है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे इन रिटन ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट इन सच अ मैनर एज मे बी डीम टू फिट एन रेवेन्यू ऑफिसर अंडर, जिसके लिए वो फिट समझते हैं ना कि यार ये जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना इसके लिए ये काम फिट है, ठीक है, उसको वाला काम दे सकते हैं, बेसिकली काम देना भी इनका काम। ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, अगर किसी भी केस को एक ऑफिसर से दूसरे केस ऑफिसर को ट्रांसफ़र करना है तो वो भी कर सकते हैं, ये भी इनका भी काम है, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर्स को पेंडिंग जो केसेस हैं उन्हें लग रहा है कि ये नहीं हल कर पा रहा तो किसी और ऑफिसर को देना, इनका भी ये भी काम है, ठीक है। कन्फर्मेंट ऑफ पावर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेड नोटिफिकेशन कन्फर्म अलॉट ऑल द पावर्स टू एनी असिस्टेंट कलेक्टर अंडर दिस एक्ट मे विदड्रॉ। अच्छा, अब किसी असिस्टेंट कलेक्टर वगैरह को इसी को उन्होंने कुछ पावर्स दी हुई हैं, ठीक है, उनकी वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उसके पास असिस्टेंट कमिश्नर के पास होती हैं, और जो रेवेन्यू की होती हैं उसको असिस्टेंट कलेक्टर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई इसको ना पावर अलॉट भी कर सकता है, उससे कोई विड्रॉ करना चाहे ना पावर्स को विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। पावर टू डिटरमाइन फंक्शंस, लोगों के फंक्शंस वगैरह, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैन डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स, कि कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करेगा, वही वाली बात जो रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ टाइप एंड हाउ फंक्शन परफॉर्म, अब वो बताएगा कि यार किस टाइप का फंक्शन आपने करना है और किस तरह परफॉर्म करना है आपने, ठीक है। वो सारे मैटर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास होते हैं। बेसिकली पेपर में जिसका क्वेश्चन आता है वो जुरिस्डिक्शन का आता है और पावर्स का आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, तो इस वजह से हम इस बोर्ड रेवेन्यू की जो डिटेल है ना उसको भी हम लोग देख रहे हैं। बोर्ड ऑफ पावर टू रिव्यू ऑर्डर्स, ठीक है, जो ऑर्डर्स होते हैं ना, देखें जो उनके सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, अगर उनकी तरफ से कोई ऑर्डर आया तो उनको भी जो है ना अपील तरह का रिव्यू करने का हक जो है ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है। अच्छा, पहला हमारे पास अब आ गया, पहला जो हमारे पास रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। उसके पास हमारे पास ये पूरे प्रोविंस में होते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे प्रोविंस के बाद हम लोग आते हैं डिवीजन लेवल पे, ठीक है। डिवीजन में आपको पता है कमिश्नर होता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर का वही कमिश्नर होता है, उसको भी पावर्स दी जाती है रेवेन्यू के लिए भी, और वो रेवेन्यू कमिश्नर बन जाता है, ठीक है।
इसको हम EDO भी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑफिसर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। द प्रोविंस इज डिवाइडेड इंटू डिवीजन, अब जो आपका प्रोविंस होता है उसको डिफरेंट हमने डिवीजन में किया होता है, ठीक है। द कमिश्नर इज द चार्ज ऑफ डिवीजन ऑफ द ऑल ऑफिस आर सब्जेक्ट, अब वो पूरी डिवीजन के अंदर जितने भी मामलात होंगे ना, ठीक है, उसकी सारी रिपोर्ट्स होंगी। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम प्रोविंस के अंदर था ना, वो सारा काम इसका डिवीजन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली इनके काम एक जैसे ही हैं, बस सिर्फ जुरिसडिक्शन चेंज है सबकी, ठीक है। अपॉइंटमेंट, अगर आप कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एक्सरसाइज दिस पावर्स इन डिवीजन ऑफ अकॉर्डिंग टू इस, और जो इस एक्ट में इसकी पावर्स है ना उसके मुताबिक ही, जैसे कि हमने पावर, कमिश्नर कैन डिस्ट्रीब्यूट एनी बिजनेस टू अंडर इस कंट्रोल, ठीक है, जितने भी लोग होंगे उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कमिश्नर कैन ट्रांसफर पेंडिंग केस फ्रॉम सबऑर्डिनेट, ट्रांसफर भी कर सकता है केस, कोई मैंने आपको बताया जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो पावर्स है ना वही कमिश्नर की पावर्स हैं डिवीजन के अंदर, ठीक है। वो अपने जो है ना, कमिश्नर में विदड्रॉ एनी केस पेंडिंग बिफोर द सब ऑर्डिनेट, ठीक है, कोई सब ऑर्डिनेट में पेंडिंग है कोई केस, उसको विदड्रॉ कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। एंड शेल आइडर डिस्पोज ऑफ हिमसेल्फ टू, उस केस को अपने पास भी ट्रांसफर कर सकता है और किसी और ऑफिसर को भी ट्रांसफर कर सकता है। कमिश्नर में रेफर एनी केस विच इज़ एम्पावर टू इम्पोज टू एनी रेवेन्यू सब ऑर्डिनेट को इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वगैरह भी किसी को कह सकता है कि यार तुम ये वाला ना इसके अंदर अब जो डिवीजन के अंदर आ गया, तो अब जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है इस मामला को तुम देखो और इसको मुझे ना इसके ऊपर रिपोर्ट देना, ठीक है, वो कमिश्नर का वो भी काम है। कमिश्नर कैन समन एनी पर्सन, ठीक है, किसी को समन वगैरह कर सकता है। हु इज अटेंडेंस इज कंसिडर नेसेसरी फॉर एनी पर्पस ऑफ एनी बिजनेस बिफोर द रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, हम एज अ रेवेन्यू, अब कोई किसी मामला है, कोई डिफॉल्टर है, उसको समन वगैरह जारी कर सकता है कि यार तुम मेरे पास पेशी लगवाओ, तो मेरे पास आओ, ठीक है, तो वो भी ये काम कर सकता है। अच्छा, अब हमारे पास कमिश्नर आ गया, कमिश्नर के बाद हमारे पास आता है नीचे कलेक्टर। कलेक्टर बेसिकली कौन है? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ठीक है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है उसकी कलेक्टर की पावर्स दी जाती हैं, ठीक है। सेक्शन 7 सेज दैट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू परफॉर्म फंक्शंस फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू एट सच है, ठीक है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है रेवेन्यू के जो बहुत सारे मामला होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो देखता है, ठीक है, कलेक्टर देखता है। कलेक्टर जो होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, उसकी जुरिस्डिक्शन जो होती है ना वो सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, और जो रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसके मामला भी इसके पास होते हैं, ठीक है। पावर्स एंड ड्यूटीज़ अगर हम बात करें तो कलेक्टर डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस टू सब ऑर्ड, अब वही वाली पावर्स जो है इसके पास आ गए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। कलेक्टर ट्रांसफर पेंडिंग केस, वही वाली हमने बात की। द कलेक्टर कैन रेफर एनी केस टू सब ऑर्डिनेट टू इन्वेस्टिगेट एंड मेक द रिपोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट, अब इन डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मामला हैं सब ऑर्डिनेट को रेफर कर सकता है, उनको कह सकता है कि यार इन्वेस्टिगेट करो, बताओ। कलेक्टर भी इसी तरह ही समन कर सकता है, जैसे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट के मामला हैं उसके अंदर किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना है तो उनको समन कर सकता है। अच्छा, अब हमारे पास असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, ये आपका बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर भी होता है, और इसके मामला होते हैं सब डिवीजन में। सब डिवीजन क्या होती है? आपकी जो 2 तहसील्स होती हैं ना वो मिलकर एक सब डिवीज़न बनती हैं, ठीक है। और एक कभी किसी सब डिवीज़न में एक तहसील भी होती है, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि 2 ही होंगी, तो एक भी हो सकती है, पर अगर बड़ा एरिया तो उसको सब डिवीज़न हम लोग कहते हैं। सब डिवीज़न में आपका असिस्टेंट कलेक्टर होता है ग्रेड 1, और बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर आपका असिस्टेंट कमिश्नर होता है, ठीक है, उसी को ये पावर्स दी जाती हैं। असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 इज़ द हेड ऑफ द सब डिवीजन इन द डिस्ट्रिक्ट, जो सब डिवीजन आपकी हैं उनके अंदर होगा। 1 सब डिवीजन इज 2 तहसील ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करती है। इसकी पावर वही वाली जैसे इसकी पावर अब सब डिवीजन में आ जाएंगी कि सब डिवीजन में असिस्टेंट कलेक्टर परफॉर्म द ड्यूटीज विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्ट परफॉर्म अंडर सेक्शन 1003। अच्छा देखिए, जो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इसको कहेगी ना वो इसने करना है। बेसिकली इसकी पावर्स वही वाली हैं जो ऊपर वाली हमने डिस्कस की हैं, वही पावर्स हैं जो इसकी वहीं आपने नीचे इसकी असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2। अब ग्रेड 2 की जो होगा ना ये आपका तहसीलदार और नायब तहसीलदार होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली तहसील के अंदर आपके पास होते हैं, ठीक है। ये तो पावर्स इसकी वही इट पावर्स देखें इसकी इट्स पावर एंड ड्यूटीज़ आर एज सेम एज अ कलेक्टर का ग्रेड 1, ठीक है, जैसे कि ग्रेड 1 की जो ड्यूटीज़ हैं कि इसने भी वही काम करना है जो इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहेगी, ठीक है, तो वही काम करेगा जैसे वो ग्रेड 1 का करता है ये तहसील के अंदर करेगा, वो सब डिवीज़न के अंदर करेगा, ठीक है। तो अब वो मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। देखें, कमिश्नर आपका जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो आपका होता है प्रोविंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है कमिश्नर। कमिश्नर आपका होता है डिवीज़न के अंदर, ठीक है। डिवीज़न के नीचे आपका आता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आप होता है, और उसको हम कलेक्टर कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को आप कहते हैं कलेक्टर। कलेक्टर जो होता है वो आपका होता है जी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरे के अंदर। उसके नीचे आपका होता है असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1, वो आपका होता है सब डिवीज़न। सब डिवीज़न क्या होती है कि 2 तहसील्स मिलकर एक सब डिवीज़न बनती हैं, ठीक है, और एक तहसील भी हो सकती है, एक्सेप्शन है उसमें, ठीक है। तो उसके अंदर आपका असिस्टेंट कमिश्नर होता है, ठीक है, और असिस्टेंट कमिश्नर को हम असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे तहसीलदार और नायब तहसीलदार आते हैं, ठीक है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जब हम बात करेंगे तो ये बेसिकली तहसील के अंदर होते हैं, ठीक है। नायब तहसीलदार एक तरह के तहसीलदार को सेक्रेटरी तकरीबन जो होता है ना उसी को हम नायब तहसीलदार और नीचे उसके रैंक को ना करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सिस्टम जिसमें हमने देखा कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के क्या मामलात हैं, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हमने बेसिकली आज एक इंट्रोडक्शन टाइप सा इसका देखा है कि इंट्रोडक्टरी हम लोग देखा है कि इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको कैसे इस क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है तो इसका हमने कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अब ये तो हमारा था लैंड रेवेन्यू एक्ट के बारे, ठीक है। इसके अलावा हमने 2 एक्ट और भी पढ़ने हैं, ठीक है। इसी के अंदर प्रीएम्पशन एक्ट है, ठीक है, और पंजाब टेंडेंसी एक्ट है, ठीक है। इसका प्रीएम्पशन हक शिफा वाला सिस्टम है वो होगा। पंजाब टेंडेंसी एक्ट में अगर हम लोग देखेंगे ना तो वो आपके पास चीज़ें आ जाएंगी
जो आपके ये टेनेंट और लैंडलॉर्ड का मामला है ना, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो हम बारी बारी इनको देखेंगे, चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा ये। और आसान है, ठीक है, ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा आपने सिर्फ जो चीज़ें टेक्निकलिटीज़ हैं ना, उनको ज़रा माइंड में रखना है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू।